अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। और आज पहले एक नज़र मौज़ूआत पर जिक्र करेंगे कि तकरीबन एक साल के तातुल के बाद अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो बेल आउट प्रोग्राम था उसकी बहाली के लिए मुआहदा तय पा गया है और $50 करोड़ की नई किस्त जल्दी पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी। सवाल हम यहाँ पर यह करेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, तमाम जो अशारी हैं वो मस्बत हैं, तो फिर IMF के प्रोग्राम की तरफ हमें दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है। और उसके साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो कई शराइत पर आपको अमल दरामद करना पड़ता है, तो क्या ये जो अब प्रोग्राम बहाल होगा उसकी जो शराइत हैं उसका असर अमीर तबके पर पड़ेगा या गरीब और मुतवसत तबका जो है उसका शिकार होगा। और उसके साथ आज हम जिक्र करेंगे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान पिछले साल मुआहदा हुआ था, क्या वो ख़त्म होने के करीब है। जो नेटो वज़राए दिफा का इजलास 2 रोज़ इस हफ्ते हुआ, उसमें ये फैसला ना कर सके कि क्या 1 मई तक जो तमाम जो नेटो की फोर्सेज हैं और अमेरिका की फोर्सेज हैं उन्हें निकल जाना चाहिए या नहीं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है कि प्रोग्राम को बहाल करना चाहिए, तो इस पर शहबाज हमें खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? मेरा ख्याल हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है इतनी बुरी चीज़ नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, यहाँ पे जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो नहीं होता। तो जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो फिस्कल डिसिप्लिन टू एन एक्सटेंड हो जाता है। इसमें कामरान एक जो चीज़ अच्छी रही पिछले एक साल में, बावजूद इसके कि IMF का जो प्रोग्राम था वो तकनीकी तौर पर मुअत्तल था, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं निकला। हमने जो फिस्कल टारगेट्स हमारे पूरे उस तरह नहीं हुए, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत ने बोरोइंग नहीं की। 2-3 और मामला के ऊपर भी वो जो IMF की बात थी वो मान रहे थे, लेकिन उसमें जो की प्रॉब्लम्स वो 2 थी जिसका हम बार बार जिक्र कर चुके थे कि बिजली की कीमतों में इजाफा करना और दूसरा था मिनी बजट। हुकूमत ने जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रखी कि पिछले एक साल में IMF को एंगेज रखा और अभी भी जो मुआहदा हुआ है इसमें फौरी तौर पर एक चीज़ तो आपके सामने आ गई है कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। जो बेस टैरिफ था उसमें तकरीबन ₹1.95 फी यूनिट कीमत बढ़ी है। अब जो आगे चीज़ें थी ना कि मिनी बजट एक फौरी लाया जाए, उसके ऊपर हुकूमत को थोड़ा सा वक्ती रिलीफ ज़रूर मिल गया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब की ये स्ट्रेटजी ठीक थी कि IMF को एंगेज रखो और जब आपकी इकॉनमी रिकवर हो जाए कोरोना से तो इसके बाद फिर आप उनके साथ जो सख्त शराइत है जो अब आगे होने जा रही हैं मैं उसी की बात करने लगा था, क्योंकि जब IMF के प्रोग्राम में हम गए तो उसमें ज़ाहिर 2 नुक्ते नज़र थे। एक नुक्ता नज़र के जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, फिर आपको करेंसी आपकी डी वैल्यू करनी पड़ी, तो आपकी जो मईशत है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार होगी। जो बीच में 1 साल का कुशन मिला, हम पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि थोड़े से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या दूसरे जो सेक्टर्स हों, थोड़ा सा उसमें रिवाइवल हो रहा है। अब खदशा ये है कि IMF के प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो शायद वो दोबारा हम उसी मोड में चले जाएंगे। तो वो कौन सी शराइत हैं जो अब पाकिस्तान को मानना पड़ेंगी और जिसके मईशत पर शायद कोई मनफी असरात हो सकते हैं? कामरान, इसमें जो आप शराइत की बात कर रहे हैं ना, किसी भी जो प्रोग्राम की शराइत होती है वो बहुत अहम होती हैं। अभी भी जो सबसे बड़ी शर्त थी IMF की वो थी बिजली की कीमतों के हवाले से। अभी नेपरा जो है वो बिजली की कीमत मुकर्रर करता था, लेकिन अब होने ये जा रहा है कि नेपरा का जो कानून है उसमें एक तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के बाद जो हुकूमत का इख्तियार है बिजली कीमत मुकर्रर करने का वो ख़त्म हो जाएगा या उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लेकिन ये जो नेपरा का बेशक कानून है उसमें तब्दीली की बात हो या स्टेट बैंक के कवानीन की बात हो, ये तो ज़ाहिर है कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त से चल रहा है और अभी तक गवर्नमेंट उस पर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी। और इसके लिए आपको पता है कि कंसेंसस चाहिए, आपको सेनेट में आपकी मेजॉरिटी है नहीं गवर्नमेंट की, तो ये तो अप हिल टास्क है। एक तो ये हो गया, दूसरा आप ही की स्टोरी थी जो ज़रा एक्सपेंड किया कि अगले जो माली साल में 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने की बात की गई है। तो ये टैक्सेस अमीर आदमी पे लगाए जाएंगे या मुतवसत और गरीब आदमी को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी शर्त है IMF की। इस हवाले से जो असल जो पॉइंट है कामरान वो यही है। जो IMF की बुनियादी शर्त है वो ये है कि आइंदा माली साल का जो आपका टैक्स का हदफ होगा FBR का वो 6000 अरब रुपए से कुछ जायद होगा। इनिशियली तो IMF ये चीज़ डिमांड कर रहा था कि ये 6600 अरब होना चाहिए, लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर हुकूमत जो थी वो इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ये करने को। तो अभी जो चीज़ IMF के साथ तय पाई है वो ये तय पाई है कि जो एक तो FBR का इस साल का जो हदफ है वो 4700 अरब रुपए उसको कम करके कर दिया गया है। इसका मतलब है हदफ में तकरीबन 250 अरब रुपए की कमी की गई है। और जो रिवाइज हदफ जो FBR का रखा गया है
4,717 अरब रुपए के करीब। उसके ऊपर अगले साल हुकूमत को 28% टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ देनी है और ये एक बहुत बड़ा हदफ बनता है। इसको हासिल करने के लिए जो IMF की बुनियादी शर्त है वो ये है कि आप जो हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स की कुछ छूट दी हुई है उसमें से 360 अरब की जो छूट है या जो पाकिस्तान की इकॉनमी की 0.6% के बराबर है उसको हुकूमत को वापस लेना है। लेकिन जो बात अभी कामरान कर रहे थे वो बहुत अहम है कि हुकूमत जो अभी एग्जिस्टिंग आपके टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान की उसके ऊपर वो ज़्यादा बोझ डालने जा रही है। जो तजवीज़ है इस वक्त ये जो IMF की तरफ से 4 बुनियादी प्रिंसिपल पाकिस्तान को बताए गए हैं वो ये हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त टैक्सों की छूट है, सालाना अगर आपकी आमदन, अगर आप कारोबारी शख्स हैं तो 4 लाख रुपए तक आपको इसको इनकम टैक्स की छूट है और अगर आप तनख्वाहदार तबके से आपका ताल्लुक है तो जो छूट है वो तकरीबन 6 लाख रुपए। तो IMF का ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा इसको कम किया जाए। दूसरा इसमें यह कि अभी जो हम टैक्स पे करते हैं हमारी आमदन के हिसाब से उसमें मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। तो IMF का ये मानना है कि जैसे तनख्वाहदार तबके के लिए कोई 12 स्लैब्स हैं, इनको कम करके इसको 5 या 6 किया जाए। तो जब ये होगा तो जो अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास होगी उसके ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा बोझ पड़ेगा। जो अहम चीज़ होगी कि अब हुकूमत इस हदफ को हासिल कैसे कर पाएगी, क्या इतना बड़ा बोझ डालकर भी आवाम के ऊपर क्या ये टैक्स कलेक्ट हो जाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कामरान सवाल होगा। मेरे ख्याल में यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बड़ी मुझे एक कंट्रडिक्शन भी नजर आती है कि आप ये कह रहे हैं कि IMF हमें कह रहा है कि अगले माली साल में जो रेवेन्यू टारगेट है वो 6,000 अरब रुपए होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो इस साल का माली हदफ है उसमें उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन की है और तकरीबन 253 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठे होंगे और FBR और गवर्नमेंट से अग्री किया है। तो ये मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप इस माली साल का जो टारगेट है वो डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं और अगले साल रिकॉर्ड टैक्स की जो है ना वो हदफ मुकर्रर कर रहे हैं, तो ये रिकंसाइल कैसे होगा दोनों चीजें? ये मुमकिन है? और पास्ट रिकॉर्ड भी इस गवर्नमेंट का देखें तो उसमें भी हमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। कामरान, इसमें जो असल चीज़ है ना वो ये है कि 5,500 अरब रुपए का भी आपको याद होगा कि पिछले साल जो टैक्स का हदफ रखे गए तो जो एक्चुअल कलेक्शन हुई थी वो 3,997 अरब रुपया हुई थी और ये इसके बावजूद था कि उस साल भी PTI की हुकूमत ने 735 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। तो अब मसला इसमें यह है कि क्या हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो ठीक है या गलत है। इसे अगर आप उसकी पहले बिजली की कीमतों की भी बात कर रहे थे, क्या बिजली की कीमत बढ़ाने से सर्कुलर डेट खत्म हो जाता है? वो कभी भी खत्म नहीं हुआ, वो बल्कि पिछले 2 साल में तकरीबन 2 गुना हो गया। बिजली की कीमतें भी हमने बढ़ाई, आवाम में को तकरीबन 700 अरब रुपया इजाफी 2 साल में दिया बिजली की कीमतों की मद में जो कीमतें बढ़ाई PTI की हुकूमत है। यहाँ पे भी आवाम के ऊपर जो तकरीबन 900 अरब रुपए का इजाफी टैक्सों का बोझ पड़ा पिछले 2 साल के अंदर, उसमें अभी ये तीसरा साल तो भी शामिल होगा ना PTI का। उस 900 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्स लगे, इसके बावजूद आपको पता है कि जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी उनका इक़्तिदार, तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी FBR की वो 3,842 अरब थी, जो PTI के पहले साल में 3,830 अरब हुई, फिर अभी दूसरे साल में जाके वो 4,000 अरब रुपए को तकरीबन टच हुई, उससे भी कुछ कम है। तो अब अगर हुकूमत का 4700 अरब रुपए का इस साल का जो हदफ है, अगर वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुश्किल है कि वो हासिल हो। अगर 4700 अरब रुपया हो भी जाए तो उसके ऊपर एक साल के अंदर 1320 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना, खासतौर पर उस वक्त में जब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कोरोना से रिकवर कर रही है और आपके वो लोग जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर मजीद बोझ है, तो फिर इस पर नाज़रीन सवाल इसमें बुनियादी ये पैदा होता है कि क्या तनख्वाहदार तबके और कारोबारी शख्स जो आपके नेटवर्क के अंदर है उसी के ऊपर बोझ डालना है, या फिर हुकूमत को ताजरों के पीछे भी जाना पड़ेगा, या किसी स्टेज पे हुकूमत को आइन में तरमीम करके जो ज़रूरी शोबा है जिसके ऊपर प्रॉपर टैक्स नहीं हो रहा उसको भी टैक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर शिबली फराज, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। उनसे पूछेंगे कि IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए जो शराइत मानी गई हैं क्या वो ठीक है। स्टे विद अस। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब, और उनसे पूछेंगे कि हुकूमत और IMF ने जो अब ये जो बेल आउट पैकेज है उसको बहाल करने का फैसला किया, किन शराइत पे किया है और क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। तो बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल ही मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तकरीर सुन रहा था रोशन डिजिटल प्रोग्राम के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो जितने मुआशी इशारे हैं बड़े मस्बत हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी सरप्लस में है। तो फिर एक अमूमी तौर पर ये सवाल उठता है कि जब मईशत हमारी बहाल हो रही है तो फिर हम IMF के प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि IMF में तब जाते हैं जब आपकी मईशत ICU में हो। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको नॉर्मली IMF से तो जितना जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए वो पॉसिबल होता है, वो होता है बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की एक मजबूरी ये होती है कि वो उनको एक तरफ जिस तरह के आपको अब तो हम ये
बारहा कह चुके हैं और अब तो ये तय है कि जब हम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप आईसीयू में आईएमएफ की तरफ आप क्यों जाते हैं? तब जाते हैं जब आप बीमार हों। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब बीमार हो। बीमारी ना हो तो आपके डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यही हमारा कहना था कि जब हम आए तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में थी और उसकी वो नेशनल असेंबली की स्पीचेस भी रिकॉर्ड पे हैं जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल होते थे उन दिनों में, और उन्होंने कहा था कि ये हम जो है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आईएमएफ की तरफ भी जाना पड़ेगा और टाइटैनिक जो है तो उसको आइसबर्ग को हिट करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लगता है कि बचत नहीं होगी। तो इससे ज़ाहिर यही होता था कि ये चीज़ तो तय हो गई कि ये कहना कि जी 5.8 पे हम ग्रोथ ले गए थे और ये था वो था। तो वो जो विरासती चीज़ें थीं जिसमें कि करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा अहम चैलेंज था हमारे लिए, फिर दूसरा जो है तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, फिर हमारी जो बोरोइंग हुई थी वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हुई थी और उसका जो एक, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो आपका जो डेट पोर्टफोलियो होता है, लोन पोर्टफोलियो होता है, वो एक मिक्स होता है जिसमें कि शॉर्ट टर्म इतने % होना चाहिए, मिड टर्म इतना होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इतना होना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब तक वो बैलेंस होगा, जब आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसमें एक बैलेंस होगा, एक फॉर्मूले के तहत होगा, तो आप अपनी प्लानिंग सही कर सकते हैं। अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, ठीक है। एक तो ये है कि उसमें हमें एक्सपेंसिव लोन्स लेने पड़े क्योंकि जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं, और दूसरा ये हुआ कि हमें उसकी जो पेमेंट्स, जिसका कि आप देखते हैं कि आप हमारे जो अगर लोन पोर्टफोलियो अगर बढ़ा है तो उसमें बुनियादी वजह, जिस तरह ये बातें तो तय हो चुकी हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से कितने पड़ा, इंटरेस्ट की वजह से कितना पड़ा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े बिकॉज जो सूरत हाल थी। अब आते हैं आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ में तो जी देखें, जो भी उनकी जो पहली जो रिपोर्ट थी, पहले जो रिव्यू था 2000 गालिबन 19 दिसंबर में था, फिर उसके बाद जो है तो फिर हुआ उसका रिव्यू, अब फिर बीच में कोविड आ गया। अब देखिए कोविड ने जो है ना तो न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान भी ऑब्वियसली पूरी अपनी तबाही फैलाई, जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद हुए। ये मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपके सुनने वाले हैं उनको भी समझ आए, और बुनियादी तौर तो मकसद तो यही है कि हमारे अवाम को पता हो कि एक्चुअली हो रहा क्या है, और आपकी वसातत से। तो जब कोविड आया तो उसकी वजह से हमारा बड़ी मुश्किलात आई। मुश्किलात इस लिहाज से कि कई बिजनेसेस बैठ गए, कई बिजनेसेस बंद, इंडस्ट्रीज़ बंद, तो आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो भी ज़ाहिर है इमिनेंट था, आपकी जो जॉब्स हैं वो भी उसमें चली गई, और जो ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्ट हुई। फिर उसके साथ साथ जो है तो हमें अपने एक्सचेंज रेट को भी अपनी मार्केट सतह पे ले जाना पड़ा। साहब ये ठीक है, ये बैकग्राउंड बिल्कुल आ गया। उस वक्त जब आईएमएफ का प्रोग्राम जनवरी 2020 में मुअत्तल होने की तरफ जा रहा था, आपके मुज़ाकरात जो थे डेडलॉक का शिकार हो गए थे। दो बुनियादी वजूहत थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनी बजट लाने से इनकार कर दिया, दूसरा उनका मौक़िफ़ था जो आईएमएफ की डिमांड थी कि जब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, उन्होंने कहा जी मैं बढ़ाऊंगा नहीं बल्कि एक साल में मैं कम करूंगा। तो आपकी हुकूमत ने आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात किए, इसके बावजूद आपका एग्रीमेंट भी हो चुका है अब, तो अब क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपको फिर बिलाखिर आईएमएफ की जो शर्त थी बिजली की कीमतें बढ़ाने की वो आपको माननी पड़ी? आपकी हुकूमत से ऐसी कैलकुलेशन में क्या बुनियादी गलती हुई? देखिए कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि देखें बुनियादी चीज़ जो है, एक जो 3 चैलेंजेस थे, एक तो ये था कि हमारा इस करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लाना, दूसरा ये था कि हमारी जो इम्बैलेंसेस थे हमारे स्ट्रक्चरल, उनको हमने ठीक करना था, और तीसरी ये थी कि अब एक्सचेंज रेट तो हो गया है कि उसको हमने मार्केट उस पर ले आए। फिर जो हमारा एक्सचेंज स्टेट बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स थे उसको भी हमने एक तरह से संभाल लिया और वो एक मुनासिब सतह पे आ गए। अब जहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देखें जी, जब कोई भी, मैं एज एन एक्स बैंकर आपको बताता हूँ कि बैंकर्स नॉर्मली उनको ये वो होती है कि उनका एक तो जो पैसे दिए हुए हैं वो सही जगह पे लगें जिनके लिए उन्होंने दिए हैं, और दूसरा ये है कि उसकी रिकवरी भी हो और मार्कअप भी मिल सके। ये उनका बुनियादी बिजनेस होता है बैंकर्स का। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कुछ हमसे, ज़ाहिर है कि वो जब आपकी प्रोजेक्शंस करते हैं जिसकी बुनियाद पे वो आपको आपकी इकोनॉमी को असेस करते हैं, तो उसमें यही था कि जो हमारे 2-3 बेसिक इश्यूज़ हैं। एक तो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर कह लें क्योंकि उसमें ऑयल भी वो भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है। फिर दूसरा हमारा जो चैलेंज है वो है हमारे उसका फिस्कल डेफिसिट, कहीं नहीं रेवेन्यूज़ की हमारी जो शॉर्टफॉल है। लेकिन हमने कम से कम एक बुनियादी चीज़ को फोकस रखा, वो था कि जो प्राइमरी डेफिसिट है
मीनिंग देयर बाय कि जो आपकी आमदन और अखराजात में वो एक तवाज़ुन हो, तो उसमें यह है कि आपको खर्चे भी कम करने पड़ते हैं, बिकॉज साइज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये शहबाज जो सवाल कर रहे थे ना, थोड़ा इसको मैं फजात से करूं कि जब ये प्रोग्राम लेट से कि मुअत्तल हुआ जनवरी 2020 में, और एक वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते थे। अब जब ये प्रोग्राम बहाल हुआ है तो हमने कुछ अर्सा पहले ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, तो कौन सा फैसला ठीक था, जो जनवरी 2020 में या अब जो हुकूमत ने फैसला किया बिजली बढ़ाने का? ये अगर आप जनवरी 2020 में कर लेते तो शायद प्रोग्राम मुअत्तल ही ना होता। देखें, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए कुछ मुश्किलात होती हैं। वो ये है कि वो पॉलिटिकल ये जो इस किस्म के फैसले हैं, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। जिस तरह आप देखेंगे क्रिटिसिज्म आ रहा है, लोग महंगाई हो गई वगैरह वगैरह, तो हुकूमत की पहली तरजीह, पॉलिटिकल हुकूमत की पहली तरजीह तो होती है कि वो ऐसे फैसले ना करे। लेकिन अगर आप हमारी तारीख देखें, जब से हम आए हैं तो हमने इस किस्म के कुछ फैसले किए हैं जो जिसकी कि हमें पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी और दे रहे हैं। अब जो बुनियादी तौर पे जो IMF का जो डिमांड थी और जो हमारी ख्वाहिश थी वो ये थी कि इसमें कोई एक तवाज़ुन सा आ जाए, जिसमें कि माजी में क्या होता रहा है, शहबाज आप ज़्यादा जानते हैं बेहतर, कि एक चीज़ होती है जब आपकी नेपरा जो है वो या ओगरा, तो टैरिफ डिटर्मिनेशन जब हो जाती है और वो रिव्यू करते हैं उसको अपने रेट्स को, अब उसके बाद वो गवर्नमेंट पे जाती है और वो उसको नोटिफाई करते हैं। अगर नोटिफाई नहीं करते तो वो अप्लाई होता ही नहीं है। तो माजी में यही हुआ कि देखें, एक चीज़ है जो आप कालीन के नीचे डालते हैं, एक चीज़ होती है कि जो जूं आया वो आपने पास ऑन कर दिया। अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी एक क्वांड्री होती है, एक बड़ा एक मसला होता है कि वो कोई हुकूमत, आप देखें जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो लोग ये नहीं देखेंगे। शिबली फाज साहब, इसमें जो असल चीज़ है, IMF जो कह रहा था आपको बिजली की कीमतें बढ़ाने का, कि सर्कुलर डेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। आपने पावर सेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया और अब इसको समझते भी हैं। तो अभी जो एक स्ट्रेटेजी है IMF की, जो पहले ही कई दफ़ा फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, कि बिजली की कीमतें बढ़ाने से सर्कुलर डेट कम नहीं होता, तो एक हिसाब से ज़्यादा होता है। तो फिर ये जो फेल स्ट्रेटेजी है उसको आखिर हम दोबारा उसी को ही क्यों इम्प्लीमेंट करने पे मजबूर हो गए? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि देखें, हमें पता है कि जो सर्कुलर डेट हमारा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलार्मिंग इशू है, और सर्कुलर डेट तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक कि हमारी, एक तो ये है कि आप देखें ना, हमारी ओवर कैपेसिटी है। कुछ अभी प्रोजेक्ट्स और भी आने वाले हैं, उससे होगा कि पिछले साल हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो 650 के करीब थी, अब 850 के करीब हैं। अब ये वो वाले मायदे हैं जिसमें कि आप बिजली लें या न लें, आपको ये पैसे देने होंगे। तो देखिए ना, जब एक चीज़ की बुनियाद ही गलत हो तो जाहिर है कि उसको आप बहुत भी ठीक करना कि चाहें, बहुत कोशिश करें, आप उसको ठीक कर नहीं सकते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो ये है कि इसको एड्रेस करना तो है। अब हमने मतलब है कि हम ये तो नहीं कह सकते जी कि ये इस तरह है तो ये इस तरह ही रहेगा, क्योंकि जो सर्कुलर डेटा है वो आपका उस रफ्तार से बढ़ रहा है जिस तरह के आई डोंट नो, आप शोएब अख्तर की बॉल को ले लें 100 मील की रफ्तार से। अब उससे होगा क्या कि आपकी जो कॉस्ट है, अब आप देखें 122 अरब रुपए आपने दिए मार्कअप के सिर्फ जी। अब वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। सो हमें एक ऐसा वो स्ट्रेटजी अपनानी है जिसमें कि अब हमें कुछ तो रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब रेट्स बढ़ाने से तो जिस तरह के मैं कहा था कि वो आप बढ़ेगा तो सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा, बिकॉज होता क्या है कि वो इकोनॉमी की बात आ जाती है, इलास्टिसिटी, कि एक शख्स है जो कि पहले 100 रुपए तक मतलब का बिल, आप मजबूरी में आपको बढ़ाना पड़ा। आपको भी पता है ये स्ट्रेटेजी जो है, देखिए मैं इसको समझता हूँ। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं जी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिनिस्टर साहब से पूछें कि जो टैक्स टारगेट रखे जा रहे हैं क्या वो हासिल होंगे और इसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा, ताजर करेगा या तनख्वाहदार तबका करेगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शिबली फराज साहब इस वक्त मौजूद है और उनसे हम पूछ रहे हैं कि जो IMF के साथ हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली का फैसला किया है वो किन शराइत पर किया है। तो शिबली फराज साहब, एक और जो डिसीजन या गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि अगले माली साल में तकरीबन 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जो IMF की जो तफसीलात आ रही हैं, जो नई शराइत लगाई हैं, और कोई टारगेट जो है वो 6000 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। अब सवाल ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट की ओवरऑल अभी तक की परफॉर्मेंस देखें, जो भी आपने अहदाफ सेट किए थे वो तो आपसे पूरे नहीं हुए, बल्कि इस साल का भी जो टारगेट है वो भी डाउनवर्ड रिवाइज किया है। तो इतना बड़ा जंप अगले माली साल में हम क्या ले पाएंगे?
देखें, पहली बात तो ये कि उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि जो हमारी ग्रोथ होगी वो तकरीबन 1.5% के करीब होगी। अब ऐसी ग्रोथ में जाहिर है कि एक तो ये है कि इसको ना भूलें कि जो कोविड की वजह से जो सेटबैक मिले हैं उसके जाहिर है कि अभी तक असरात हैं, और क्योंकि हम कोविड से मुकम्मल तौर पे तो बाहर निकले नहीं हैं और इंटरनेशनली तो और भी बुरे हालात हैं। अब उसके बावजूद देखें, अगर हम ये समझते हैं कि ये टैक्सेस का मकसद ये नहीं है कि वही उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लिए जाएं जो कि ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि हम स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको जितना हम कम कर सकें उसको हम कम कर सकें। लेकिन साथ ही में जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि 5 साल में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो उस लॉजिक है उसमें, वो ये मकसद ही यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए कि आपको एक बड़ी एक कलील मुद्दती, दरमियाना और फिर लॉन्ग टर्म आपको एक वो पॉलिसी चाहिए। अब अगर बिजनेसेस जो कि लकीली अभी कुछ थोड़ी बहुत रिवाइवल हुई है, उसमें हमारे जो वो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन का जो थ्रस्ट था, ये सारी जब इकोनॉमी एक्टिवेट होगी, जब कारोबार बढ़ेगा, सनतें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो 700 अरब आया हम नए टैक्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। जाहिर है कि हमने अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल लोगों के हम उन पे उतना ही बोझ डाल सकते हैं जितना वो सह सकें वहाँ पे। ये तो नहीं है कि हम उनको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएं जिसमें कि लेकिन शिबली फराज साहब, यहाँ पे तो वजारत ख़जाना मुआहिदा कर चुकी है और आपको जो मैशियत का हजम है उसके 1.4% के बराबर नए टैक्सेस लगाने हैं। अब आपकी हुकूमत की अभी तक की जो पॉलिसी रही है पिछले 2 साल में, आपने उम्रा को टैक्स रिलीफ दी, आपने ऑफशोर टैक्स एमनेस्टी दी सबसे पहले, फिर आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर टैक्स एमनेस्टी दी, अभी आपने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ऊपर, जो कि बुनियादी तौर पर तो पैसे बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वो हुकूमती कर्जा, वो आप कर्जा ही आ रहा है ना आपका, उसके ऊपर भी आपने उसमें मार्कअप मिलता है। हाँ, 7% उनको डॉलर टर्म्स में मिल रहा है। तो आप उम्रा को अभी तक टैक्स रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने ताजरों के साथ भी मुआहिदा कर लिया था आज से 1.5 साल पहले। तो ये टैक्स आएगा कहाँ से? फिर क्या आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं होगी कि जिनका जो साहिब हैसियत नहीं है उन्हीं के ऊपर दोबारा बोझ डालने जा रहे हैं आप? देखिए शहबाज, बात यह है कि जहाँ तक के टैक्स रिलीफ बड़े लोगों को देने का, मालदार लोगों को देने का है, वो बुनियादी तौर पे उनके लिए नहीं है। ये बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए है। जब आपको कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपकी उसके साथ बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी होती हैं, तो जब वो किक स्टार्ट होगी तो जो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो बड़े डाइवर्स किस्म के होंगे और वो कई लोग उससे फ़ायदों से रोज़गार भी पैदा होगा, उससे 30-40 इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी चलेंगी और एक इन्वेस्टमेंट का कल्चर आएगा। लेकिन मैं डिजिटल अकाउंट का मैं ये देखें, हमें अपने जो एक्सपैट पैट्रिएट्स हैं जो कि ऑलरेडी अब देखें रेमिटेंसेस आ रही हैं ना, रिकॉर्ड आ रही हैं, और उसमें हम तवक्को यही रखते हैं कि, और हम तो हमारा तो ये मानना है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि जी जो भी हो रहा है पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट में, तो वो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि माजी में जो एक्सपैट्रिएट्स थे उनको उनके साथ उतना अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो हम तो एक इनकरेज कर रहे हैं कि अगर यही मार्कअप हम अगर दूसरी फॉरेन बैंक्स को और उनको लोन उनको दें तो हम अपने पाकिस्तानियों को एक ट्रेंड तो बनाएं कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है आपकी मैशियत के अंदर कि अगर आपके पास पाकिस्तानी है लेकिन अगर आपने बाहर पैसा रखा वो आप इन्वेस्ट कर दें तो टैक्स आपका 10% है, या कि कुछ केसेस में बिल्कुल ही 1% कर दिया इन्होंने। और अगर आप पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं तो फिर भी आपका टैक्स है। लेकिन मैं या आप, हमारे पास बाहर पैसा नहीं है, हम वही सरमायाकारी करें, हम 30% टैक्स दें, तो आप इसमें तफरीक क्यों पैदा कर रहे हैं? नहीं देखें, तफरीक तो इस लिहाज से पैदा कर रहे हैं कि पहली बात यह है कि आपने एक माहौल बनाना होता है जिसमें कि आप इनकरेज करें एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ को कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इसमें कोई लोग देखें, हमारे कोई भी कानून होगा उसमें कुछ लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। हमेशा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी अगर ये पैसा यहाँ तक छोड़ें, कोविड में अगर 65 साल का है तो कई लोग 65 साल के सर्टिफिकेट भी बना लेंगे कि जी हम 65 साल के हैं। तो ये सिस्टम में तो हमारी बदकिस्मती से हमारा ये सिस्टम तो है कि हम अब्यूज़ का एक एलिमेंट तो होता है। लेकिन असल चीज़ यही है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हो सके। इस मुल्क में जो सबसे जो एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी जो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी रेमिटेंसेस, ये बुनियादी तौर पे आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के जो हेड्स हैं वो उनमें हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बदकिस्मती से वो नहीं रही है और हिस्टोरिकली नहीं रही है। अभी तो फिर भी कुछ ये CPEC के प्रोजेक्ट्स को आप एक्सक्लूड करें ना, बिकॉज ये इज एन एबरेशन रादर देन अ नॉर्म, ठीक है।
तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए वो साजगार माहौल देखें। हुकूमतें कभी भी जॉब्स नहीं देती हैं, हुकूमत का वो काम होता है वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना जिसमें कि उसके मौके आपको मिल सके। बिल्कुल शिबली साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और उसके लिए आपको पता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी ठीक होना चाहिए, बहुत से इश्यूज के ऊपर बाय पार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए। अब ये जो IMF है उनकी एक शर्त ये भी है कि मसलन नेपरा का कानून है, ओगरा का है, SOEs का है, ये इसमें आपने तब्दीली लानी है। अब आपके पास कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटी है, सेनेट में नहीं है, जी हाँ, तो उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा अपोजिशन जमातों को, उनके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप है नहीं, तो ये होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँ कि ये बड़ी बदकिस्मत रही है कि अपोजिशन उसमें सियासत में ऐसी में रही है जिसमें कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरे नेशनल असेंबली को और सेनेट के माहौल को सबोटाज किया। अब इलेक्शंस इंशाल्लाह आने वाले हैं, 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएंगे सेनेट के, और उसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी के साथ आएगी। तो लेजिस्लेशन का जो हमारा इशू है इंशाल्लाह वो तो ख़त्म होगा। और जहाँ तक कि नेपरा का और ओगरा का ताल्लुक है या SOEs का है या सॉरी स्टेट बैंक का है, ये जो है तो इस पे ऑलरेडी हमें एक्नॉलेजमेंट हुई है कि देखिए स्टेट बैंक, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जितना आपका रेगुलेटर स्ट्रांग होगा, अब मसलन बैंक्स आप ले लें, हमारे बैंकिंग सिस्टम की इसमें इस रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट भी हुई है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा स्टेबल रहा है और ये हिस्टोरिकली स्टेबल रहा है। सवाल ये कि क्या अपोजिशन को रीच आउट आपने किया है? क्योंकि देखें, ये वो फैसले हैं, आज आप गवर्नमेंट में, कल अपोजिशन की कोई जमात गवर्नमेंट में आ सकती है, तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो बेहतर यही है, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि उनको तो इसलिए कि क्या आपने, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को तो ब्लेम दे दिया कि जी उनकी वजह से माहौल खराब है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं आपके स्टेक ज्यादा होते हैं, क्योंकि माहौल खराब होगा तो आपका जो सारा प्रोग्राम है वो डीरेल होगा। तो आप क्या एफर्ट कर रहे हैं इन मामले के ऊपर उनको लेके आए हमारे? नहीं, देखें, हमने तो हमेशा ये कहा है कि हम हर चीज़ पे अपोजिशन के साथ वो करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए वैसे भी थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल जो एक हीट बनी हुई है उसमें कमी आएगी इंशाल्लाह, हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था सेनेट के लिए और PTI को रोकने के लिए कि हम ना वो कर सकें। अब लास्ट चीज़ जो है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि देखें, हमें ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जब तक हम मसलन ये है कि अब NFC अवार्ड हो गया, 18th अमेंडमेंट में कुछ ऐसी शिकें हो गई, हमारा सिस्टम बड़ा लॉपसाइडेड है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जब तक नहीं होंगी, जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसमें फ्लॉ है, अब सूबे जो हैं उनको होना चाहिए, एक चीज़ है इंडिपेंडेंट होना, अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट होना, अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखना, लेकिन उसका भी कोई फार्मूला होता है। वो ये तो नहीं हो सकता कि कर्जा मैं लूँ और आपको मैं वो पैसे दे दूँ और जिम्मेदारी फिर मेरी है उसको पे करने के लिए। और इश्यूज़ हैं पानी के, पावर के, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारी, उसमें जो एक ओवरऑल हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स है। अब मसलन सब्सिडीज़ हैं, ये टारगेटेड होनी चाहिए, मैं भी वही फ़ायदा उठा रहा हूँ, अब दूसरा भी फ़ायदा उठा रहा है और एक गरीब आदमी भी वही फ़ायदा उठा रहा है। जो मकसद है तो ये अब हम जा रहे हैं टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जा रहे हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा देना है, जिनके लिए वो हो। अब एक गरीब आदमी भी 15 रुपए की रोटी ले रहा है और एक अमीर आदमी भी 15 रुपए की रोटी ले रहा है। तो इस किस्म की जो डिस्टॉर्शंस है, इवन बिजली के बिलों में आपको देखें कि उसमें भी उसको भी वो होना चाहिए, उसमें मेजर चेंजेस आने चाहिए। फराज साहब, हमारे पास वक्त की बस इतनी कमी, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। लेट्स सी, ये गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को इसीलिए वोट पड़ा कि वो जो माजी का जो स्टेटस को था उसको वो तोड़ना चाहते थे। तो क्या ये आइंदा 2.5 सालों में वो तोड़ पाएंगे? शिबली साहब तो कह रहे हैं कि अपोजिशन का आइंदा आने वाले सालों तक दूर दूर तक चांस नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाए। बहरहाल लेट्स सी, लोगों ने ये फैसला करना है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद कुछ अफगानिस्तान अमन अमल के ऊपर बात करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि ये बैरूनी ताकतों के लिए हमेशा कब्रिस्तान साबित हुआ है। वो बरतानवी अफवाज हों या रूस की अफवाज हों या फिर अब अमरीकी जो अफवाज है वहाँ से वो निकलना चाहती हैं, शायद उनके लिए निकलने का रास्ता नहीं है। अब इशू यहाँ पर यह है कि पिछले साल फरवरी में जब अमरीका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, उसे तारीखी मुआहदा करार दिया गया था, और इस मुआहदे के तहत इस साल मई में जो तमाम बैन अल-अक़वामी अफवाज हैं अमरीका समेत, उन्होंने अफगानिस्तान से निकल जाना था। लेकिन
हुआ कुछ यूँ है कि अब जो बाइडन इंतज़ामिया है वो इस मुआहदे पर नज़रसानी कर रही है और इस हफ्ते 2 रोज़ा इजलास हुआ एक अहम नेटो वज़राए दिफा का, और इस मीटिंग में ये फैसला होना था कि क्या जो नेटो के तकरीबन लगभग 7,500 फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, क्या वो 1 मई तक वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो क्या इस हवाले से कोई फैसला कर पाए। इस हवाले से जो 2 रोज़ा मीटिंग हुई उसके इख्तिताम पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। Defense ministers had a thorough discussion on the situation in Afghanistan. We are faced with many dilemmas, and there are no easy options. At this stage, we have made no final decision on the future of our presence. But as the 1st of May deadline is approaching, NATO allies will continue to closely consult and coordinate in the coming weeks. जी, नेटो के सेक्रेटरी जनरल वाज़े तौर पर कह रहे थे कि उन्हें अफगानिस्तान को लेकर के एक डायलेमा की सिचुएशन है, यानी कि उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो शहबाज, ये डायलेमा क्यों है? डायलेमा इसलिए है कि इसमें बेल्जियम, इसमें मसला है क्या? मसला उसको खुद ही एक्सप्लेन, क्योंकि ये ब्रसल्स में मीटिंग हुई, वर्चुअल थी, तो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कहा कि डायलेमा क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर हम 1 मई को अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका ये खदशा है कि जो 19 सालों में जो हमने वहाँ पे गेन किया था वो ख़त्म हो सकता है, और अगर हम 1 मई के बाद भी वहाँ पर स्टे करते हैं तो खदशा ये है कि वहाँ पर हमारे फौजियों पर फिर हमले होना शुरू हो जाएंगे। तो अब इस वजह से ये मामलात फंस गए हैं, और उसकी वजह कन्फ्यूजन की ये है कि शायद बाइडन जो इंतज़ामिया है अभी तक खुद फैसला नहीं कर पाई कि 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसका क्या करना है। तो इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन। इसमें अभी इस हवाले से क्या कोई इंडिकेशंस आई हैं, कोई स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका को भी मज़ीद कितना टाइम चाहिए जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करने के लिए? क्योंकि अब जो बाइडन को भी तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, उस 1 माह से ज़्यादा का उनको टाइम हो गया है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे अर्ली वहाँ पे आपको कोई अमेरिकन पॉलिसी में कोई तब्दीली, या इवन कि उन्होंने इसको स्टेटस को ही मेंटेन रखना है, तो कब तक फैसला वहाँ से मुतवक्को है? मेरे ख्याल में फैसला उनके पास टाइम कम है, क्योंकि देखें ये जो टाइम है वो बड़ा क्रिटिकल है इस वक्त। और कल भी जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है उनकी अशरफ गनी से टेलीफोन पे रब्ता हुआ, और उसमें जो इंटरेस्टिंग जो रीड आउट है उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो कमिट किया कि अमेरिका जो वहाँ पर पायदार अमन चाहता है और पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहता है और वहाँ पर जंगबंदी चाहता है। अब उसके अंदर विड्रॉल का जिक्र नहीं था। असल में जो मामला फंसा हुआ है कि क्या अमेरिका को बग़ैर किसी सियासी मुआहदे के जो इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहा है वहाँ से निकल जाना चाहिए। इशू इस वक्त ये है, अमेरिका, नेटो और ख़ुद जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो समझती है कि अफ़गान जो तालिबान हैं उन्होंने 29 फरवरी का जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने वायलेंस को रिड्यूस नहीं किया, वो अपनी जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। और नेटो ने तो ये भी कहा है कि जो एक मुआहदे का की एलिमेंट था कि वो जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके रवाबित हैं उनको तोड़ेंगे, और ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि उन्होंने तोड़े। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो विड्रॉल है वो कंडीशन बेस्ड है, कि जब तक तालिबान वायलेंस और तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कम नहीं करते, जब तक वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अलकायदा जैसी उनसे अपने रवाबित नहीं तोड़ते, उस वक्त तक जो बैनुल-अक़वामी अफवाज हैं वो वहाँ पर रहेंगी। अब इशू ये है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि रशिया ने यह कहा है कि ये अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है कि तालिबान अपने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। वो कहते हैं ये झूठ है, क्योंकि तालिबान जो है वो फुली इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, क्योंकि 12 महीनों में एक भी ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें एक अमरीकी फ़ौजी तालिबान के किसी हमले में मरा हो। तो इसका मतलब है जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी अब अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, और रूस के जो खसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान पे आज पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं और इन तमाम मामलों पर बात कर रहे हैं। इसमें कामरान, अब आपको लग क्या रहा है कि क्या फिर एक दफ़ा जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अपने आप को रीपोजिशन वहाँ पे कर रहे हैं, या वाकई अभी वहाँ से आपको इनखला होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इनखला होता हुआ कम से कम 1 मई को तो होता नज़र नहीं आता। कुछ माह का उसके अंदर डिले हो सकता है, जो मेरी असेसमेंट है और जो मेरी जो हुकाम से बात भी हुई और उनका भी ख्याल है। पाकिस्तान भी ये चाहता ज़रूर है कि वहाँ पर पायदार अमन हो, लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि इस तरीके से इनखला हो कि जिस तरह रूसी अफवाज निकली थी और फिर एक सिविल वॉर वहाँ पर हुई। पाकिस्तान भी चाहता है कि ऑर्डरली और रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हो, और यही बात नेटो की जो वज़राए दिफा की मीटिंग थी उसमें जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एग्जैक्टली यही अशोर किया कि वो अफगानिस्तान से गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं निकलना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका इनखला चाहते हैं।
तो मेरा मानना है कि ये जो 1 मई की डेडलाइन है ये तो मीट होती नज़र नहीं आती। इसके अंदर जो की क्वेश्चन है कि तालिबान किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इस हफ्ते कम से कम 3 उनकी बड़ी तफसीलात से बयानात सामने आए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ओपन लेटर भी लिखा अमेरिका को, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें की। एक तरफ वो रिकन्सिलिएटरी भी हैं कि हम दोहा मुआहदे की पासदारी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि रूसी अफवाज के साथ क्या हुआ था। अगर वो अपना 1 मई के बाद भी स्टे वहाँ पर जारी रखेंगे तो फिर तालिबान जानते हैं कि अपनी ज़मीन का किस तरीके से दिफा करना है। मतलब ये है कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि वो टॉक्स, वो जो ऑपरेशंस हैं अपने, वो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, और ये बहुत क्रिटिकल। कामरान, एक और जो इसके साथ साथ इशू चल रहा था वो जो तालिबान की और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात थे और जो ओवरऑल ब्रॉडर एक डायलॉग चल रहा है दोहा में, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस भी रुक गया है या उसमें कोई फर्दर चीज़ें आगे चल रही हैं? वो प्रोसेस मेरे ख्याल में इस वक्त रुका हुआ है। इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अमेरिका की तरफ से। जब तक अमेरिका की तरफ से वो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि तालिबान ये कहते हैं कि ये जो तमाम अमन का अमल है वो हो रहा है दोहा अग्रीमेंट के मुआहदे के तहत, और अगर दोहा अग्रीमेंट की जो एक अहम शिक है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजें वापस बुलानी है 1 मई तक, अगर उसको नहीं मानते तो फिर जो बाकी उसकी शिकें हैं मुआहदे की, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि कब जो बाइडन इंतज़ामिया है एक वजाहत इसके हवाले से जारी करती है कि वो क्या चाहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान से मज़ीद क्या कंसेशन चाहते हैं। अगर वो वहाँ पर अपना इनखिला डिले करना चाहते हैं तो कितने अरसे तक डिले करना चाहते हैं, तो क्या तालिबान उसके लिए राज़ी हो भी जाएंगे। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब भी ये फैसला होगा, क्योंकि मेरे सिफारती ज़राए से मुझे पता चला है कि जब ये फैसला हो जाएगा तो जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता करेंगे और शायद जो उनकी लिस्ट होगी, क्योंकि उनका अभी भी अमेरिका का ख्याल है कि अगर तालिबान को कोई मुल्क कन्विंस कर सकता है, उनसे कंसेशन ले सकता है, तो वो पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ हमारा उसमें किरदार नहीं है। तो क्रिटिकल सिचुएशन है, और ये कहना कि इस वक्त जो ऑड्स हैं वो अमन अमल का जो प्रोसेस है सक्सेस के हवाले से वो उसके फेवर में नहीं है। बिल्कुल आप कह लें कि बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। आप कह लें कि पीस प्रोसेस जो है वो किसी तरफ भी जा सकता है। अगर यहाँ से ये वो टाइम भी तो है ना जब जो तालिबान है वो अपना ऑफेंस लॉन्च करते हैं, सर्दियों का जब मौसम खत्म होता है तो एक वेव आती है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस किस्म के स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं, स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है, तो उसके आपको लग रहा है कि फिर आइंदा आने वाले दिनों में अगर मामला इनके बैक टू नॉर्मल जो इनके मुज़ाकरात वहाँ पे नहीं आते तो फिर तालिबान जो वो स्प्रिंग ऑफेंसिव, उन्होंने कोई इसके बारे में इंडिकेशन दी? जो अमरीकी जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दिफा ने जो कहा है, उनके मुताबिक, जो कि तालिबान डिनाई करते हैं, उनके मुताबिक तालिबान प्रिपेयर कर रहे हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए, और अगर वो स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए कर रहे हैं तो फिर उनको खदशा है कि ये तशद्दुद की कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आएगी। तो शायद ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है तालिबान के ऊपर, ये इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि वो स्प्रिंग ऑफेंसिव की तरफ ना जाएं बल्कि तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी करें। बहरहाल बिल्कुल गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, और जैसे मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान में आने के तो शायद जो पहले भी बैरूनी अफवाज आती रही, बहुत से रास्ते हैं, तालिबान को हटाना बहुत आसान था, लेकिन जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये डायलेमा है वाकई, खुद जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं, और इस डायलेमा से क्या नेटो और अमेरिका निकल पाएंगे ये अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।